नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 17 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक द हिंदू का, बाकी 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे गिग वर्कर्स से संबंधित। गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान सरकार ने एक एक्ट बनाया है जिसमें वेलफेयर बोर्ड इस्टाब्लिश करने की बात कही गई है और वेलफेयर फंड इस्टाब्लिश करने की बात भी कही गई है। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेंदेई फ्रेमवर्क से संबंधित और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित, डिजास्टर के रिस्क को कम कैसे किया जाए। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज हिंदुस्तान टाइम्स का एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। किसी ने कमेंट भी किया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो इशू है द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में कवर नहीं हुआ है, तो कवर किया जाए। तो हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल आया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है जो आज आपको अटेम्प्ट करना है गिग वर्कर्स से संबंधित। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय गिग वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड लेबर राइट्स। हाउ कैन गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज एड्रेस दीज चैलेंजेस एंड इंश्योर बेटर प्रोटेक्शन फॉर गिग वर्कर्स। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गिग वर्कर्स के वेलफेयर से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट के बारे में जाने, हम गिग वर्कर्स से संबंधित बेसिक्स जान लेते हैं। गिग वर्कर्स मतलब टेम्परेरी वर्कर या फिर फ्रीलांसर वर्कर या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। फॉर एग्जांपल स्विगी और जोमेटो के वर्कर्स हैं जो देखो अपनी मर्जी से ऐप के थ्रू काम करते हैं। जब वो काम करना चाहते हैं तो ऐप पर लॉगिन कर लेते हैं, उनका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। समझ गए? तो इस प्रकार के वर्कर्स को कहा जाता है गिग वर्कर्स या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे उबर, ओला है। आजकल तो काफ़ी सारी कंपनीज मार्केट में आ गई है, जैसे जेप्टो है, डूनो है, ओटीपो है, बहुत कंपनीज हैं। अब देखो, दिक्कत पता क्या होती है, ये वर्कर्स ना दिन रात काम करते हैं, बट परमानेंट वर्कर्स को जो बेनिफिट मिलते हैं ना, जैसे सोशल सिक्योरिटी संबंधित बेनिफिट्स, मतलब उनका पैसा पीएफ में जमा होता है, उनको इंश्योरेंस मिलता है, ऐसे मतलब आप बोलोगे सर इनमें से कुछ बेनिफिट्स तो मिलते हैं गिग वर्कर्स को। हाँ, हो सकता है कुछ बेनिफिट्स मिलते हों, जैसे जोमेटो वर्कर्स का एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, बट सारे जो ये सोशल सिक्योरिटी संबंधित बेनिफिट्स हैं ना, ये गिग वर्कर्स को नहीं मिलते हैं, जो कि मिलने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब अपना पैसा बना लिया है, फूड डिलीवर करना या फिर कार चलाना, वो इसी पर निर्भर करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। उनके पास कोई और इनकम का सोर्स है नहीं और वो खोज भी नहीं रहे। तो दूसरे परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए ना, जैसे पेंशन है, पीएफ में पैसा जमा होना है, इंश्योरेंस है, ये सारे लाभ उन्हें भी मिलने चाहिए, लेकिन मिलते नहीं हैं। जो ये कंपनीज है ना, जोमेटो, स्विगी वाली, ये तो ये कह के पल्ला झाड़ लेती हैं कि ये फ्रीलांसर्स हैं, ये हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। 2019 में ना, आपको याद होगा 2020 की बात है, कोविड आया था 2020 में, और जैसे ही लॉकडाउन लगा, जो गिग वर्कर्स है ना, उनकी इंपॉर्टेंस ना सिर्फ जनता को बल्कि सरकार को भी समझ आई। किस प्रकार से लोग अपने घरों में बैठे थे, बड़ी बहादुरी से जोमेटो और स्विगी के वर्कर्स ने घर घर खाना पहुंचाया। इवन देखो, मेरे साथ भी जब पहला लॉकडाउन लगा था ना, मैं अकेला था दिल्ली में और खाने का कोई सोर्स नहीं था, तो उस समय जोमेटो एग्जीक्यूटिव ही मतलब मेरा सहारा बने थे, और वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है। तो कहने का मतलब देखो ये है, उस समय सरकार को इंपॉर्टेंस समझ में आई गिग वर्कर्स की। तो उस समय ना एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में सरकार ने बोला था कि विभिन्न जो सरकारें हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो गिग वर्कर्स के लिए स्कीम्स बनाएंगी। अब उस बात को, उस कोड को आए 3 साल हो गए, बट विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्कीम अभी तक बनाई नहीं, कोई मेजर स्टेप गिग वर्कर्स के बारे में लिया नहीं। 2020 में ये कोड आ गया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसमें ये इन्विजन किया गया था कि गिग वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम चलाई जाएंगी, लेकिन नहीं चलाई गई। अब कंटेक्स्ट देखो ये है, राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 2 चीज़ें की हैं। पहला तो उन्होंने
राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड इस्टेब्लिश किया है, और दूसरा उन्होंने एक वेलफेयर बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया है गिग वर्कर्स के लिए। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेलफेयर बोर्ड की बात करते हैं। जो ये वेलफेयर बोर्ड बनेगा ना गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान में, इसमें कौन कौन होगा? इसमें देखो तीनों होंगे। तीनों कौन कौन? एक तो देखो वर्कर्स के नुमाइंदे, गिग वर्कर्स की कोई एसोसिएशन है मान लीजिए, समझ गए। सबसे पहले वर्कर्स, जो गिग वर्कर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे नंबर पे ब्यूरोक्रेट्स यानी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, और तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव जैसे स्विगी और जोमेटो के रिप्रेजेंटेटिव। यानी ट्राइपैटाइट ये इंस्टीट्यूशन होगा वेलफेयर बोर्ड। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और ये जो बोर्ड है वर्कर्स के वेलफेयर के लिए फैसले लेगा। कई बार क्या होता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक मतलब डिफरेंस आ जाते हैं मेजर एम्प्लॉयर और गिग वर्कर्स के बीच में। गिग वर्कर्स बोलते हैं हम इतने पैसे में काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉयर कहते हैं हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे, तो स्ट्राइक कर दी जाती है गिग वर्कर्स के द्वारा। जैसे ब्लिंकिट के साथ हुआ था कुछ दिनों पहले, हड़ताल हो गई थी, ब्लिंकिट को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े थे। तो ये जो वेलफेयर बोर्ड होगा ना, ये उस सिचुएशन में डिफरेंस को दूर करने की कोशिश करेगा। एक प्रकार से स्टेट जो है मीडिएट करवाने की कोशिश करेगा एम्प्लॉयर के बीच में यानी प्लेटफॉर्म के बीच में और प्लेटफॉर्म के वर्कर्स के बीच में। ये फायदा होगा वेलफेयर बोर्ड का। अब बात करते हैं फंड की। जो फंड इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ दिए भी हैं। इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? देखो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में तो ये बोला गया था कि जो ये वर्कर्स है ना, अपना 1 से लेकर 2% जो रेवेन्यू है वो इस वेलफेयर फंड में डालेंगे, और इस वेलफेयर फंड की सहायता से वर्कर्स को राहत पहुंचाई जाएगी। ऐसा ही कोशिश की गई पहले सरकार के द्वारा जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड इस्टेब्लिश किया था। तब उसमें रियल एस्टेट कंपनीज को बोला गया था कि आप 1% अपना इस फंड में दीजिए। अब राइटर ये बोलते हैं कि देखो रियल एस्टेट की अलग बात है, बट इस गिग वर्कर्स के केस में ना जोमेटो स्विगी जैसी कंपनीज हैं, ये लॉस में चलती हैं। ये बोलेंगी पहले से हम लॉस में हैं, हम मार्केट से कर्ज उठा रहे हैं, फिर हम 1 से 2% इस गिग वर्कर्स के वेलफेयर फंड के लिए डालें, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा, तो ये दिक्कत आएगी। इसके बाद एक पॉइंट ये आता है, जब देखो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था ना 2000 में, इसमें ना स्टेट की लेबर मिनिस्ट्रीज को बोला गया कि आप ये सब स्कीम्स चलाइए, जैसे वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट, इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशनल स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर, स्किल अपग्रेडिंग, फुनरल असिस्टेंस, ये सब स्कीम्स आप चलाइए। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा था कुछ स्कीम्स पे हम काम करेंगे, जैसे कि देखो लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। These schemes only be started and funded by सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट में ये कहा जाता है देखो बोर्ड में कमियां हैं, वेलफेयर फंड के साथ भी कंसर्न्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम शुरुआत तो हुई। बेशक राजस्थान में इलेक्शंस हैं, उससे पहले 3 से 4 लाख के बीच में जो गिग वर्कर्स हैं उनको रिझाने का प्रयास किया राजस्थान सरकार ने। इसी के चलते ही सही, लेकिन प्रयास तो हुआ। 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हैं, उससे पहले यूनियन लेवल पे भी एक बड़ा प्रयास गिग वर्कर्स के लिए होना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स के साथ इस आर्टिकल को हम कवर करते हैं। 1985 से पहले क्या हो रहा था, डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रही थी। डिफेक्शंस का चलना मतलब जैसे ही कोई प्रतिनिधि चुन के आता, इलेक्शन के बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता। जैसे कोई पर्सन इलेक्ट हुआ बीजेपी की टिकट पे, लेकिन चुने जाने के तुरंत बाद 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या फिर 10 दिनों के अंदर अंदर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में शामिल हो जाता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी 1985 से पहले। तो उस समय हमारे देश के जो लीडर्स थे ना, उन्हें लगा अगर इस प्रकार की डिफेक्शंस को यानी दल बदलुओं को नहीं रोका गया तो हमारे लोकतंत्र की जो नींव है ना वही हिल जाएगी। पैसा लेके प्रतिनिधि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच होते रहेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
1985 में एक एक्ट आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। इस एक्ट में यह कहा गया था, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव एक पार्टी की टिकट पे चुना जाता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। उसे फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा एमपी या फिर एमएलए बनने के लिए। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी छोड़ी गई थी, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके टोटल सदस्य हैं 90। अब 90 विधायकों में से 2/3 विधायक अलग हो गए। 90 में से 2/3 विधायक कितने होंगे? 60। अगर इतने विधायक एक साथ अलग हो जाते हैं तो इनकी मेंबरशिप फिर नहीं जाएगी। ये एक्सेप्शन छोड़ दी गई थी। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ काम कैसे करता है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए हरियाणा में बीजेपी के 40 विधायक हैं। किसी इशू पर, किसी बिल पर वोटिंग का समय आया है और वोटिंग से पहले बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के जो व्हीप है ना विधानसभा में, व्हीप मतलब ऐसा पर्सन होता है जो ना आदेश जारी करता है कि विधायकों को कैसे एक्ट करना है। मान लीजिए 40 विधायक हैं और 40 विधायकों के जो व्हीप है ना, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आपको ना बिल के समर्थन में, बिल के सपोर्ट में वोट देना है। तो व्हीप जारी हो गया तो फिर विधायकों को उसी प्रकार से जो व्हीप ने ऑर्डर दिया है, व्हीप मतलब एक पर्सन होता है जो ऑर्डर देता है विधायकों को या फिर एमपीज को कि कैसे आपको एक्ट करना है, आपका एक्शन कैसा होना चाहिए विधानसभा में। तो व्हीप की तरफ से ऑर्डर आ गया कि आपको बिल को सपोर्ट करना है, तो 40 के 40 विधायकों को ना उस बिल को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई विधायक ऐसा है जो बिल के खिलाफ जाके वोट दे देता है तो फिर ये एक रीजन बनता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उस एमएलए या फिर एमपी की सदस्यता रद्द होने का। समझ गए? तो व्हीप की बात माननी पड़ती है। व्हीप की बात अगर नहीं मानते हैं तो ये एक रीजन है कि आपकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। अब आते हैं महाराष्ट्र के केस में। महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ? देखो, महाराष्ट्र में ना सरकार चल रही थी महाविकास आघाड़ी की, जिसमें शिवसेना थी, कांग्रेस और एनसीपी। अब शिवसेना, इस सरकार के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। हुआ क्या, शिवसेना ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक ग्रुप उद्धव ठाकरे का और एक ग्रुप एकनाथ शिंदे का। अब दोनों अलग हो गए, मतलब 2 ग्रुप्स बन गए शिवसेना के अंदर। एकनाथ शिंदे का ग्रुप बोल रहा है असली शिवसेना हम हैं, उद्धव ठाकरे का ग्रुप बोल रहा है असली शिवसेना हम हैं। जब वोटिंग की बारी आई विधानसभा में, महाराष्ट्र की असेंबली में, दोनों ग्रुप्स के द्वारा, दोनों ग्रुप्स के जो व्हीप थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आपको इस प्रकार से एक्ट करना है। जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के व्हीप थे वो ये बोल रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो एमएलएज हैं इनकी सदस्यता रद्द की जाए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो व्हीप थे उन्होंने भी यही बोला कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो एमएलएज हैं वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जब देखो ऐसा कोई भी मामला आ जाता है ना, व्हीप जब बोलते हैं सदस्यता रद्द की जाए या फिर ना कर दी जाए, फैसला लेना होता है स्पीकर को। स्पीकर फैसला लेते हैं। अब चूंकि स्पीकर के फैसले पे ना सरकारें गिरती हैं, सरकारें बनती हैं इस सिचुएशन में, इसलिए स्पीकर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि कैसा फैसला लिया जाए। समझ गए? आमतौर पे देखो होता क्या है, स्पीकर जो है ना वो बायस्ड होकर काम करते हैं। स्पीकर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं ना, स्पीकर बनने से पहले वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं उसी का वो समर्थन करते हैं। रैशनैलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से काम नहीं करते स्पीकर्स। ऐसे केसेस में वो बायस्ड होकर काम करते हैं। इसी वजह से समय समय पे जो रिपोर्ट, जो कमेटीज आई ना, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर 1990 में, उन्होंने बोला स्पीकर से ये पावर छीन ली जाए कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उन्हें जो फैसला करना होता है किस विधायक या फिर एमपी की सदस्यता रद्द की जाए, ये फैसला उन्हें करना होता है। ये हक, ये पावर स्पीकर से छीन ली जाए क्योंकि वो बायस्ड होकर काम करते हैं। बाद में नेशनल कमीशन आया था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2000 में आया था। इस नेशनल कमीशन ने भी, जो संविधान की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए आया था, इसने भी यही रिकमेंडेशन दिया
कि स्पीकर से ये पावर छीन ली जाए एंटी डिफेक्शन लॉ वाली। लेकिन अब देखो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बारे में अपनी राय दी। उसके सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो महाराष्ट्र में स्पीकर और गवर्नर ने जो कुछ बोला ना उस समय जो फैसले लिए वो सही नहीं थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बात ये बोली कि महाराष्ट्र की पुरानी उद्धव ठाकरे की सरकार को हम रीस्टेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वॉलंटरी रिजाइन दिया था उद्धव ठाकरे ने। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोली कि देखो स्पीकर जब ये फैसला लेते हैं ना कि किसकी सदस्यता रद्द की जाए किसकी ना की जाए, असली पॉलिटिकल पार्टी कौन है, तब वो ना सिर्फ ये देखें, मतलब मैं फिर से बोलता हूं, स्पीकर को जब ये डिसाइड करना होता है ना कि असली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव ठाकरे वाली या फिर एकनाथ शिंदे वाली, तो ना स्पीकर उस समय सिर्फ ये ना देखे कि ज्यादा एमएलए किसके पास हैं। स्पीकर ये भी देखें पार्टी की लीडरशिप किसके पास में है, पार्टी का संविधान क्या कहता है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि एक प्रकार से स्पीकर की पावर्स को इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि स्पीकर को अब यह भी देखना पड़ेगा कि ज्यादा एमएलए किसके पास है, ये तो देखना ही है, बल्कि पार्टी का संविधान भी पढ़ना है, यह भी देखना है पार्टी की लीडरशिप किसके पास में है। तो स्पीकर के पास में बल्कि और ज्यादा पावर्स आ गई हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत यह डिसाइड करने में कि असली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। तो राइटर ये कहते हैं यह चीज ठीक नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी तरह से फेल हो गया है, मतलब दल बदलुओं को रोक पाने में असफल साबित हुआ है। देखो ये जो चीजें हैं ना वो तभी रुकेगी जब पॉलिटिकल पार्टी में मोरालिटीज आएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज में कभी मोरालिटीज आएंगी नहीं, इसलिए अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ना कोई ठोस अपना वर्डिक्ट दे कि एंटी डिफेक्शन लॉ को या तो खत्म ही कर दिया जाए या फिर और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना जिस फॉर्म में है ये किसी काम का नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे डिजास्टर से पहले की प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर आ जाता है तो कम से कम जान माल का नुकसान हो, जान माल का नुकसान हो जाता है तो उससे निपटने के लिए प्रयास, रिजिलियंस पैदा करना, बहुत सारी चीजें आती हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। अब इसके लिए ना एक सेंदेई फ्रेमवर्क है, सेंदेई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था, 2030 तक के लिए है ये सेंदेई फ्रेमवर्क। प्री में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। सेंदेई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? डिजास्टर से संबंधित है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। सेंदेई फ्रेमवर्क में ये 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं। सबसे पहले डिजास्टर को समझना, दूसरे नंबर पे डिजास्टर से निपटने की जो गवर्नेंस है उसे मजबूत करना, तीसरे नंबर पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में इन्वेस्ट करना। जैसे जापान में ऐसे घर बने हुए हैं कि भूकंप आता है तो ज़्यादा असर नहीं होता, रिजिलियंट है इंफ्रास्ट्रक्चर जापान में। प्रायोरिटी नंबर 4 डिजास्टर से निपटने की जो प्रिपेयर्डनेस है उसे इंक्रीज करना। ये 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं सेंदेई फ्रेमवर्क में। अभी क्या कंटेक्स्ट है, इस साल देखो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है, तो ना एक वर्किंग ग्रुप बना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। वो ग्रुप काम करेगा बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे डिजास्टर के इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे प्रिपेयरनेस की जा सकती है, कैसे जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो हैंडल की जा सकती हैं, क्योंकि डिजास्टर जब आ जाता है तो फिर से रीबिल्ड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो पहले से इंश्योरेंस होना चाहिए, पहले से इंश्योरेंस होगा तो सारा बर्डन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं आएगा। ये इन सब चीज़ों पर फैसला लेने के लिए है ये नया ग्रुप बना है G20 के अंदर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। राइटर देखो ये कहते हैं जरूरी भी है, जरूरी इसलिए है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 कहती है डिजास्टर की वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, पोलराइजेशन हो जाता है विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में, इकोनॉमी को बहुत बुरा असर पड़ता है डिजास्टर की वजह से, बहुत बुरा। मतलब देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। टर्की में भूकंप आया, बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, अब वहाँ पे रीबिल्ड करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। तो मतलब डिजास्टर की वजह से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा गहरा धक्का पहुँचता है। अब राइटर कहते हैं G20 के पास ना एक क्रूशियल रोल है, विभिन्न देशों की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज की जाए ताकि वो डिजास्टर को ठीक ढंग से टैकल कर सकें। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, पहले से इंश्योरेंस होना तो फिर
रिजिलियंस ज़्यादा आ सकती है। रिजिलियंस का मतलब अगर इंश्योरेंस है तो कंपनसेशन का पैसा मिलेगा, कंपनसेशन के पैसे से अब देखो जान चली गई, उसे उस लॉस को तो भरपाई नहीं की जा सकती, घर खराब हो गया, घर टूट गया, वो चीज़ें की जा सकती हैं अगर इंश्योरेंस हो तो। क्योंकि जब डिजास्टर आता है ना, बहुत सारी फैमिलीज को जान माल का नुकसान होता है, सरकार के ऊपर एकदम से बर्डन ज़्यादा आ जाता है। तो इसमें अगर प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाए ना, जैसे इंश्योरेंस के प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाए, पहले से इंश्योरेंस हो और जैसे ही डिजास्टर आए वो इंश्योरेंस कंपनी फिर इंश्योरेंस का पैसा दे और लोगों की हेल्प करे डिजास्टर से निपटने में। कई बार देखो ये दिक्कत आती है जिस पे काम कर सकता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, डेटा नहीं होता। मतलब डेटा के बिना में पॉलिसी डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। डेटा का पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है, अलग अलग इश्यूज में आता है, बट डेटा किसी भी चीज़ का, हैजार्ड्स का, कब कहाँ पे कौन सी हैजार्ड आती हैं, ये डेटा अगर बढ़िया ढंग से अवेलेबल होना तो फैसले लेना और भी आसान हो जाता है। डेटा ड्रिवन जो फैसले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट कहती है अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे खतरा है, कभी भी डिजास्टर आ सकती है, बट वो डिस्प्लेस होने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे लोगों के उत्थान के लिए सरकार को काम करना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं डिजास्टर से निपटने में। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ब्रीफ में हमने डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकाल के। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरा आर्टिकल डिस्कस कर लिया। अब देखो आप लोग जो बोल रहे थे एक चीज़ कि न्यूज़पेपर में बाकी जो न्यूज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उनको भी डिस्कस किया जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप इस प्रकार की न्यूज़ की बात कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ है जिसको एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे देखिए न्यूज़ ये है, खासी काउंसिल ऑर्डर ऑन फादर सरनेम सेट्स ऑफ वारो वर्ड्स इन मैट्रिलिनियन मेघालय। मेघालय में ना गारो खासी जयंतिया, ये ना मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ हैं। मतलब यहाँ पर बच्चे के साथ ना मदर का सरनेम जुड़ता है, ना कि फादर का। जैसे नॉर्थ इंडिया में बच्चे के साथ किसका सरनेम जुड़ता है? फादर का। आपके साथ आपके फादर का सरनेम जुड़ा हुआ होगा। मतलब हमारे यहाँ पे मेघालय के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ तो मदर का सरनेम होगा, बाकियों के साथ में ज़्यादातर फादर का ही सरनेम होगा। अब ना एक ऑर्डर पास किया है वहाँ पे खासी ट्राइबल काउंसिल ने कि कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसके साथ फादर का सरनेम जुड़ा हुआ है तो उसको एसटी का सर्टिफिकेट ना दिया जाए। अब इस ऑर्डर को लेके विवाद पैदा हो गया है। जो ट्राइबल काउंसिल है वो कहती है कि हम चाहते हैं हमारे जो नॉर्म्स हैं, कल्चर है, वो बचा रहे, उसी को देखते हुए ये ऑर्डर आया है। और ये एक एक्ट के अंतर्गत है जिसका उन्होंने हवाला दिया है। यहाँ पर देखो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 12 ऑफ खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम्स ऑफ लीनियज एक्ट 1997, इसके अंतर्गत हमने ये फैसला लिया है। ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं नहीं, ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकता। तो इसको ऐसे एग्जाम्पल इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा आपसे ये पूछना है कि आप बोल रहे हो इस प्रकार की न्यूज़ हम डिस्कस करें जो मतलब एडिटोरियल के अलावा न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है, जिनको ब्रीफ में डिस्कस किया जाए जल्दी से पॉइंट्स की फॉर्म में। आज तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अगर आप बोलोगे कि हाँ इस प्रकार की न्यूज़ डिस्कस करनी है और इसी फॉर्म में, क्या इसी फॉर्म में डिस्कस करनी है, न्यूज़पेपर को दिखा के, या फिर किसी दूसरी फॉर्म में डिस्कस करनी है, थोड़ा रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी हो सकता है क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है, उस समय टीम इतना बड़े लेवल पे स्लाइड्स बना पाएगी नहीं बना पाएगी, कोशिश की जा सकती है। लेकिन आज मैंने आपको पूछा है, आप अपनी राय बता सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल, पूरी डिस्कशन आज की हमारी रही। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।